हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत एक और टाइप का कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, जिसे उपसहसंयोजी पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। कल हमने फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक पॉलीमराइजेशन। इसके अंतर्गत एक कैटलिस्ट को हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन? जनरली डाईईन या कोई भी ओलिफिन, कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड की वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड द्वारा कैटेलाइज्ड होती हैं, उनके द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, ऐसी अभिक्रिया उपसहसंयोजक पॉलीमराइजेशन क्रियाविधि कहलाती है। अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और ओलिफिन या डबल बॉन्डेड कंपाउंड के मोनोमर यानी एक यूनिट के बीच में संयोग होता है और एक मोनोमर या एकलक उत्प्रेरित यौगिक का निर्माण होता है। देखो Mt जो लिखा है, व्हाट इज Mt? Mt इज एनी मेटल, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल या रेडियम। इनके बीच में कोई भी ओलिफिन, डाईईन हो या सिंपल एल्कीन हो, इथीन हो, इनके बीच में अभिक्रिया होती है। और देखो ध्यान से क्या होता है, जो Mt के पास CH2 लगा है, फिर R लगा है, इसमें इनके बीच में आपस में जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बीच में आसानी से एक बंध का निर्माण होता है। और ये जो ओलिफिन है वो CH2 और मेटल, इन दोनों के बीच में अपने आप को इंसर्ट करा लेती है। यानी एक तरफ तो CH2, जैसे ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया है, एक तरफ 1,3-ब्यूटाडाइन का 1 कार्बन नंबर 1 मेटल के साथ बंध बनाता है, क्योंकि इसमें ये पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क कर रहा है और जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह वर्क करता है। इस तरीके से ये एक साइक्लिक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। एकलक उत्प्रेरक यौगिक में एकलक के कार्बन परमाणु एवं कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक यौगिक के धातु परमाणु के मध्य उपसहसंयोजक बंध आप जानते हो, एक देता और एक लेता है। अतः इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्रियाविधि भी कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध का एक्टिव सेंटर की बंध जो है वो एक एक्टिव सेंटर की तरह से भाग लेता है। देखो इसमें दे रखा है डेल्टा ऑफ नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, यानी एक जना देने का काम कर रहा है और एक सेंटर लेने का काम कर रहा है। और जो भी उपसहसंयोजी बंध बनता है वो एक्टिव सेंटर की भांति कार्य करता है और इसी केंद्र से अभिक्रिया का पद स्टार्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने पहले ही दिख दिया। अब हम देखते हैं अगर दूसरा अणु आता है, दूसरा ब्यूटाडाइन का अणु आता है, तो ये दूसरे ब्यूटाडाइन का अणु जो है वो अभिक्रिया करता है पहले की तरह से ही। और ये जो CH2 है जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये CH2 जो है उसके साथ अब नेक्स्ट जो हमारा ब्यूटाडाइन का अणु आएगा, देखो ये तो पहले वाला है R CH2 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH, R CH2 CH CH एंड CH2, ये तो ये रहा। ये वाला CH2 वो है जिसको कि हम पहले से, देखो ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला CH2 जो है हम देखते हैं, ये वाला CH2 जो है ये वो CH2 है जो फर्स्ट वाले ब्यूटाडाइन वाला CH2 था। अब इसके ऊपर हमने अभिक्रिया की है और अभिक्रिया होने के पश्चात हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा एक दूसरा अणु जो है वो इसके साथ योग कर लेता है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये रहा। इस तरीके से दूसरे अणु का योग इसके ऊपर हो जाता है और हमारा H का माइग्रेशन होने के कारण, देखो ये R है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 और CH के बीच में जो डबल बॉन्ड लग जाता है और ये वाला CH2 आ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर एक और अणु का अगर आगमन होता है तो हमारा ये पूरी की पूरी जो चेन है वो इस तरह से आपस में जुड़ती चली जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसकी पुनरावृत्ति होती जाती है और हम इसको और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे जब हम ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट? कार्ल ज़ीग्लर, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और ग्यूलियो नाटा इटली के केमिस्ट थे। इन दोनों केमिस्ट ने संयुक्त रूप से एक नए प्रकार के उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का आविष्कार किया
ये आविष्कार क्या था, ये उत्प्रेरक क्या था? ये उत्प्रेरक था टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यानी TiCl3 और एल्काइल एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। इस मिश्रण को हम ज़ीगलर-नाटा कैटेलिस्ट भी कहते हैं। इस उत्प्रेरक को हम किसी अक्रिय विलायक यानी इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में के माध्यम में प्रयोग किया जाता है। इस अभूतपूर्व योगदान के लिए ज़ीगलर-नाटा को 1963 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और ये बहुत बहुत ही अच्छा, जैसे कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसके कारण हम देखते हैं इन दोनों को मिलाने के बाद जो उत्प्रेरक हमें मिलता है वो पॉलीमराइजेशन के लिए एक बहुत अच्छे बेस का काम करता है। ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम और इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। एक देने वाला और एक लेने वाला दोनों मिलकर शीघ्रता से उपसंयोजन संकुल बना लेते हैं। देखो ये रहा, इस तरीके से ये देने का काम कर रहा है, ये एक लेने का काम कर रहा है। ये संकुल बना लेते हैं और इसकी मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, इसके प्रथम चरण में जब उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम का ठोस टाइटेनियम क्लोराइड की सतह पर कीमोजॉर्प्शन होकर, एक तरह से एब्जॉर्प्शन का एक प्रकार है, कीमोजॉर्प्शन होकर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक सेतु या कहना चाहिए ब्रिज बना लेता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेतु बना लेता है। और इसका अष्टफलकीय जो हमारा टाइटेनियम है वो ऑक्टाहेड्रल की तरह से वर्क करता है, जिसके अंदर टाइटेनियम के ऊपर एक रिक्त उपसहसंयोजी संख्या होती है। एक उपसहसंयोजी संख्या रिक्त होगी तो हम आने वाला जो भी एल्कीन है वो इसमें आसानी से इंसर्ट हो सकता है। अतः एल्कीन का मोनोमर यूनिट यानी एक यूनिट टाइटेनियम और कार्बन बंध, यानी ये जो बंध बना है ना टाइटेनियम और आर के बीच में, इसके कार्बन के साथ जो है वो इसकी तरफ आकर्षित होकर एक पाई बंध बना लाता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो पहले मैंने ये बता रखा है, एग्जाम्पल दो, CH2 डबल बॉन्ड CH आया, यहाँ पर आया, देखो इन दोनों के बीच में आया। या दूसरी तरीके हम से समझ सकते हैं, ये टाइटेनियम के ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें एक ऑक्टाहेड्रल का एक जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो फ्री है, उस पर कोई एल्कीन आई तो उसने इस पर आपस में इसके पाई बॉन्ड के साथ मिलकर एक पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया। अब इस उत्प्रेरक के संपर्क में यदि कोई एल्कीन का अणु आता है तो वह रिक्त स्थान से टाइटेनियम पर पहुंच करेगा और उसके पाई कक्षक टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके इस उपसहसंयोजी प्रकृति का एक पाई बंध का निर्माण करेंगे। ये देखो टाइटेनियम है, इस पर हम एक प्रोपीन का कहना चाहिए अटैक करा रहे हैं, आर और टाइटेनियम के बीच में ये इंसर्ट करेगा और इसमें देखो टाइटेनियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ग्राही की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारा जो देना ये कौन दे रहा है, CH2 इलेक्ट्रॉन रिच है, CH डेफिशिएंट इसलिए हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो CH2 ने लिए और टाइटेनियम के साथ बंध बनाने काम में आया। और CH3 इधर जो हमारा R था, एल्युमिनियम का जो R था वो डोनर की तरह वर्क कर रहा है और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और ये R या एल्काइल समूह का जो कार्बन है, R लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअली में कार्बन के ऊपर ही होगा, एल्काइल समूह होगा। ये हमारे जो एल्कीन जुड़ा है उसके कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ बंध बनाता है और इस तरीके की एक पुनर्विन्यासित हमें ये संरचना प्राप्त होती है। अब इसका रीअरेंजमेंट होता है, देखो मैंने एल्युमिनियम और CH2 के बीच में हल्का हल्का सा डॉट लगा रखा है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है कि एल्युमिनियम जो है वो CH2 के साथ जुड़ जाता है, टाइटेनियम CH2 के साथ जुड़ा रहता है और वापस से एक जो संयोजकता है वो टाइटेनियम के फिर से फ्री हो जाती है और ये CH2 एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाता है। और ऊपर वाली स्थिति देखो, देखो ये क्या रहा, CH2 CH CH3 R। R कहाँ जुड़ा हुआ था, ध्यान से देखो, R जुड़ा हुआ था एल्युमिनियम से। अब वो R एल्काइल समूह किसके पास पहुँच गया, हमारे एल्कीन प्रोपीन के बीच वाले कार्बन के पास। अब हम देखते हैं फिर एक और आया, एक और प्रोपीन का अणु आया, नया अणु आया, उसने क्या किया, वो अटैक क्या करेगा, CH2 और टाइटेनियम के बीच में अटैक किया
अटैक करके खुद तो जुड़ गया CH2 CH CH3 जैसे पहले था, और एल्यूमिनियम पर जो था वो CH2 CH, मैंने देखो पुराने वाले को रेड पेन से और नए वाले अणु को मैंने ब्लू पेन से डिपिक्ट किया तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो R की जगह स्थान किसने ले लिया एल्यूमिनियम के साथ, CH2 CHR और CH3 ने। अब ये जो नया अणु जुड़ा है इसमें अगेन सेंटर कौन से होंगे, पॉजिटिव सेंटर भी है, नेगेटिव सेंटर की भी तरह भी है। पाई इलेक्ट्रॉन के कारण CH2 डोनर की तरह व्यवहार कर रहा है और एक कार्बन जो है वो पॉजिटिव है। ये हमारा एल्यूमिनियम के पास जो पूरा, अब ये R की जगह पूरा एल्काइल समूह है, ये फिर अगेन दाता की तरह काम करेगा उपसहसंयोजी बंध में और CH के साथ बंध बना लेगा। फिर पुनर्विन्यास होगा तो अब ये वाला CH2 जो अभी लेटेस्ट आया ब्लू पेन से मैंने डिपिक्ट किया है वो अब एल्यूमिनियम के साथ और टाइटेनियम के साथ बंध बनाता है और पूरा का पूरा अणु इस तरीके से जुड़ता चला जाता है। फिर एक नेक्स्ट आएगा, फिर वो बीच में आएगा, ये जुड़ जाएगा और ये जो जुड़ा हुआ है वो एल्काइल समूह के बना के निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, एक एल्काइल समूह की तरह वर्क करेगा और जुड़ता चला जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें टाइटेनियम और एल्काइल समूह या R जो है इसके मध्य बंध टूट जाता है। इससे टाइटेनियम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केंद्र उत्पन्न हो जाता है और हमारे R पर एल्काइल समूह पर ऋणावेश आ जाता है। टाइटेनियम आयन मोनोमर यूनिट से पाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, सिग्मा बंध बनाता है, जबकि R जो है वो मोनोमर यूनिट के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केंद्र से जुड़ जाता है और हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जो पुनर्विन्यासित होकर नया सक्रिय केंद्र बनाती है और इस अभिक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है तथा एल्केन का सिस योग उत्संपन्न होता है और त्रिविम नियमित बहुलक का निर्माण होता है। ये त्रिविम नियमित बहुलक को हम स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, हालांकि मैंने अब इसमें दिखा नहीं है कि ये क्यों काम में लिया गया, चक्कर क्या है, इसको हम प्रेफरेंस क्यों देते हैं ज़ीगलर-नाटा को, क्योंकि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो पॉलीमराइजेशन होता है बहुत ही माइल्ड परिस्थिति में किया जा सकता है। इससे हमें एक लंबी अशाखित श्रृंखला वाले लीनियर पॉलीमर प्राप्त होते हैं और ज़ीगलर-नाटा उत्प्रेरक जो है वो